वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। कल हमने गारंटी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नंबर 5, वो हमने काफ़ी हद तक कर लिया था। अ, ये कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशंस भी हमने किसी हद तक कर ली थी, बट हम स्टार्ट यहीं से करते हैं क्योंकि ये ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और जदीद दौर की जो तदकीकात हैं लेटर इसकी गारंटी की या सिक्योरिटी की, उनको डिस्कस किया गया है। तो हम इंशाल्लाह यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक दफ़ा दोबारा से इन चीज़ों को देख लेते हैं। हमने वैसे ये 6/5 तक कर लिया था, 6/5 तक हमने कर लिया था। तो चलें हम दोबारा से थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि जो पहला क्लॉज है वो पहला है वो लेटर ऑफ गारंटी के मुतालिक है। लेटर ऑफ गारंटी से मुराद इनकी वो बैंक गारंटी है जो नॉर्मली बैंक्स इशू करते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इन्होंने क्लॉजेस डाले हैं। पहला क्लॉज है, इट इज नॉट परमिसिबल टू टेक रेम्यूनरेशन फॉर इशूइंग अ लेटर ऑफ गारंटी वेदर इट इज विद कवर और विदाउट कवर। इसमें कोई इश्काल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं माजरत के साथ, इट इज़ नॉट परमिसिबल, इसकी इजाज़त नहीं है कि आप लेटर ऑफ गारंटी इशू करने की रेम्यूनरेशन लें, कोई कमीशन लें, कोई फीस लें, या कोई भी चार्जेस लें, वेदर इट इज़ विद कवर और विदाउट कवर। विद कवर विदाउट कवर से क्या मुराद? मार्जिन, विद मार्जिन और विदाउट मार्जिन और राइट। विदाउट मार्जिन। विद कवर और विदाउट कवर से मुराद विद मार्जिन और विदाउट। जब भी लेटर ऑफ गारंटी बैंक में खुलती है तो बैंक्स नॉर्मली, आप मतलब उनकी अपनी टर्म्स में वो कहते हैं कि एलजी मार्जिन के साथ है, कवर के साथ है या कवर के साथ नहीं है। तो कवर से मुराद यहाँ पर मार्जिन है। तो ये कह रहे हैं कि आपको रेमुनरेशन लेने की इजाजत नहीं है लेटर ऑफ गारंटी में, चाहे वो मार्जिन के साथ हो या विदाउट मार्जिन। इफ द रेमुनरेशन इज इंटेंडेड एज कंसिडरेशन फॉर द गारंटी पर से, कि अगर रेमुनरेशन इस नीयत से ली जाए, गारंटी की बजाते खुद, मतलब उस को मद्देनजर रखते हुए, गारंटी को मद्देनजर रखते हुए उसकी रेमुनरेशन ली जाए, तो इसकी ऑब्वियसली इजाजत नहीं है। उन्होंने फिर उसके आगे निशानी बताई है, सिंस द अमाउंट गारंटीड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द गारंटी आर यूजुअली टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कंप्यूटिंग रेमुनरेशन। नॉर्मली लेटर ऑफ गारंटी जब बैंक्स उसके चार्जेस को कैलकुलेट करता है, तो उसमें गारंटी की अमाउंट और उसकी जो मियाद है, जिस मुद्दत के लिए उस गारंटी को इशू किया जा रहा है, उसको मद्देनजर रखा जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की रेमुनरेशन की इजाज़त नहीं दी जा सकती जिसमें गारंटी की अमाउंट और उसकी मियाद या उसकी समझ लें ड्यूरेशन को मद्देनजर रखते हुए जहां पर आप कैलकुलेट करते हैं उसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि इस सूरत में चूंकि ये लिंक्ड है ड्यूरेशन के साथ, तो इसमें शाइबा आ जाता है रिबा का। ठीक है। अगले क्लॉज में देखते हैं, उसमें फिर उन्होंने मशरूत इजाजत दी है। पहले क्लॉज में उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया है, सेकंड जो क्लॉज है इसमें उन्होंने मशरूत इजाजत दी है। आस्किंग एन एप्लीकेंट फॉर अ लेटर ऑफ गारंटी टू बेयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस incurred in issuing a letter of guarantee of either type is permissible in sharia। वो कह रहे हैं कि लेटर ऑफ गारंटी इशू करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आप उसको डिमांड कर सकते हैं एप्लीकेंट के साथ, चाहे वो किसी भी टाइप की एलजी हो। अब ये जो टाइप है, इन्होंने दो टाइप्स लिखी हैं, प्रीलिमिनरी और दूसरा लिखा है इन्होंने फाइनल। शबी ने सवाल पूछा है कि कवर और विदाउट कवर का क्या मतलब है। मैं समझाता हूँ कि देखें, जब भी कोई एलजी खुलती है ना, बैंक के पास कोई एप्लीकेंट आता है और कहता है कि मुझे एलजी चाहिए, मुझे किसी के साथ कोई मेरी डील है, उसने मुझसे गारंटी, लेटर ऑफ गारंटी मांगी है बैंक की। तो बैंक एक मुस्तनद इदारा समझा जाता है, तो इसलिए बैंक से रुजू किया जाता है। तो जब बैंक से रुजू करते हैं, अगर वो जो एप्लीकेंट है, वो फर्ज करें कि इस तरह का एप्लीकेंट है जिसको बैंक नहीं जानता या जिसकी कोई क्रेडिट वर्दिनेस नहीं है,
कोई प्रायर बैंक के साथ कोई किसी किस्म का यूं समझ लें कि उसकी कोई पहले से कोई रिलेशन नहीं है बैंक के साथ। तो बैंक को डाउट होता है उस पर कि वो, मैं गारंटी तो दूं लेकिन बाद में ये ना दे पाए। तो बैंक बतौर जमानत बतौर जमानत उससे मुतालबा करता है कि जितने की तुम गारंटी मुझसे दिलवा रहे हो, बनवा रहे हो, तो उतना ही तुम मेरे पास बतौर सिक्योरिटी रखोगे। इस सिक्योरिटी को बैंकिंग की टर्म में मार्जिन कहते हैं, कवर भी कहते हैं। कि इस लेटर ऑफ गारंटी को कवर करने के लिए बैंक उमूमन जब कस्टमर पर इत्मीनान ना हो तो वो उससे कुछ पैसे मांगता है कि ये तुम मेरे पास रखवाओगे तो मैं तुम्हें लेटर ऑफ गारंटी दूंगा। ठीक है, ये पैसे फुल 100% भी हो सकते हैं, और समटाइम्स ये जो मार्जिन है ये पार्शल भी हो सकता है। यानी 50% कहे बैंक के, 50% तुम मार्जिन रखवा दो तो मैं तुम्हें गारंटी दे दूंगा, या 20%, 25%, जो भी, मतलब बैंक की शवाबदी के मुताबिक बैंक उसके लिए रखता है, कोई भी मार्जिन नहीं। वैसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं या जिनके साथ बैंक का रिलेशन अच्छा होता है, तो अमूमन मार्जिन रखते नहीं है, लेकिन काफी कस्टमर्स के साथ मार्जिन रखते हैं। ठीक है, ये बात आई होप क्लियर होगी आपको। हम 6/1/2 पे थे कि आप एप्लीकेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मांग सकते हैं। तो चाहे वो कोई भी टाइप हो गारंटी की, प्रीलिमिनरी और फाइनल। प्रीलिमिनरी से मुराद गालिबन यहाँ पर वो एलजीज हैं जो कि अभी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले उमूमन दिए जाते हैं। मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, डेट अभी क्रिएट होगा, हुआ नहीं है, तो उसके लिए पहले से अगर कोई गारंटी दी जाए तो उसको प्रीलिमिनरी कहते हैं। फाइनल वो होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद फिर कोई गारंटी दी जाए। ठीक है, तो ये मुराद है इसकी यहाँ पर। अ, ये क्लियर है, प्रिलिमिनरी और फाइनल। जी जी। जी, मुझे तो क्लियर है। वैसे प्रिलिमिनरी अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज कर लो। जैसे प्रिलिमिनरी, उसके एग्जांपल सिंपल से ये है कि जब कोई टेंडर होता है गवर्नमेंट का, तो टेंडर से पहले जो है वो परफॉर्मेंस गारंटी सबमिट की जाती है। बिफोर दैट कि वो एक्सेप्ट हो या ना हो, या टेंडर उसको अवार्ड हो ना हो, तो एक गारंटी उसको सबमिट करनी पड़ती है। तो इस लाइक मेरे ख्याल में प्रिलिमिनरी गारंटी के लिए अच्छी मिसाल यही है मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल अदनान साहब, बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल दिया आपने। ऐसा ही है कि कोई भी अमल या कोई भी डेट क्रिएट होने से पहले जिस चीज की गारंटी दी जा रही है, जो नफ्स से गारंटी है उसकी होने से, वकूफ होने से पहले अगर आप कोई गारंटी देते हैं कि ये करेगा, ये अदा करेगा, ये फेल अंजाम देगा, तो वो फिर प्रिलिमिनरी होती है। फाइनल फिर वो होता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर हो जाए, डेट क्रिएट हो जाए, उसके बाद अगर गारंटी दी जाए तो वो फाइनल हो। तो ये कह रहा है कि कोई गारंटी की कोई भी टाइप हो, हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले सकते हैं, provided the remuneration for such expenses do not exceed the commission that others would charge for such services। इसकी शर्त इन्होंने ये बयान की है कि ये जो रेम्यूनरेशन, मतलब आप जो चार्जेस ले रहे हैं एक्सपेंसेस की मद में, ये उस उन रेम्यूनरेशन से ज्यादा ना हो जो दूसरे बैंक्स इस कबील की एलजीज के अगेंस्ट में वसूल करते हैं। अगर ये जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ले रहे हैं, अगर ये उसी के ही बराबर या उससे ज्यादा है जो कि नॉर्मली एलजीज में लिया जाता है, कमर्शियल बैंक्स लिए जाते हैं, तो आप तो बस खाली नाम चेंज कर रहे हैं। हकीकतन तो आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो ना हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको भी मालूम है कि किसी भी चीज के उतने ज्यादा नहीं होते, खासतौर पर गारंटीज की मामले में। आप देखें तो लेट ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से मुराद जो बॉन्ड पेपर पर जो बैंक को खर्चा पड़ता है, या जो प्रिंटिंग के चार्जेस हो सकते हैं, इस तरह की चार्जेस आप ले सकते हैं। इवन इसमें सैलरीज भी काउंट नहीं कर सकते। वो बंदा जो कि एलजीज इशू कर रहा है, वो अगर सैलरी लेना भी चाहे, मतलब उसकी सैलरी को आप इंक्लूड करना भी चाहें, तो इसकी इजाजत आपको नहीं है, क्योंकि वो बतौर खास इसके लिए मुतय्यन नहीं है। वो बैंक के और भी बहुत सारे काम कर रहा है, साथ में ये भी काम कर रहा है, तो उसको भी आप शामिल नहीं कर सकते। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, ये इतने ज्यादा बनते नहीं है। अगर ये उतने बन जाएं, उससे ज्यादा बन जाएं बल्कि, जो कि नॉर्मली एक कन्वेंशनल बैंक वसूल करता है, तो फिर इसकी इन्होंने इजाजत नहीं दी। आगे ये कह रहे हैं, वेयर फुल और पार्शियल कवर इज प्रोवाइडेड इट इज परमिसिबल। जहां पर मार्जिन दिया जाए, कवर दिया जाए, मार्जिन मैंने एक्सप्लेन किया है
कि जहाँ पर एलजीज को सिक्योर करने के लिए बैंक्स मार्जिन मांगते हैं, तो अगर मार्जिन या कवर दिया जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप उस मार्जिन को मलहूज खातिर रखें। ठीक है, आप ये करें कि जैसे गारंटी है 10 लाख की, आपको मार्जिन दिया गया 5 लाख का, आपने 10 लाख की गारंटी इशू करनी है, आपने एप्लीकेंट से 5 लाख रुपए उससे बतौर मार्जिन रखवा लिया अपने पास, तो आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो रिमेनिंग 5 लाख पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी इजाजत दी गई है आपको, जरूरी नहीं कि आप पूरे 10 लाख पे करें। ये आपकी सवाब है कि अगर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में से कुछ आप फोरगो करना चाह रहे हैं, बैंक उसको माफ करना चाह रहा है, तो इसकी इजाजत उसको दी गई है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी जी क्लियर है। नहीं, ये क्या फॉरगो की क्या बात कर रहे हैं, थोड़ी समझ नहीं है। अब मैं ये कह रहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप ले रहे हैं यहाँ पे, जी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बैंक की सवाबदीद है। ठीक मतलब है। ये कि आपको ये हक तो दे दिया गया कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एलजी को इशू करने के सिलसिले में आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो एलजी के एक्सपेंसेस ले रहे हैं ये आपकी सवाबदीद है। अगर आप चाहें किसी कस्टमर को वेव करना चाहें तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। 100% वेव करना चाहे, कुछ हिस्सा लेना चाहें, कुछ हिस्सा ना लेना चाहें, तो जो शख्स आपको आपको मार्जिन भी दे रहा है एलजी इशू करने के एवज, तो आप जो मार्जिन के बाद जो अमाउंट बचती है, मतलब एलजी आपने 10 लाख की इशू की, उसने मार्जिन आपको दिया 5 लाख का, या फर्ज करें 3 लाख का मार्जिन दिया, 30% मार्जिन दिया था उसने आपको, तो आप रिमेनिंग 7 लाख के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कर लें कैलकुलेट, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये जुमला पढ़ लें, इसमें आपको फिर मजीद क्लैरिटी आ जाएगी कि ठीक है। वेयर फुल और पार्शियल कवर इज प्रोवाइडेड, जहां मुकम्मल या पार्शियल मार्जिन दिया जाए, इट इज परमिसिबल, इसकी इजाजत है, इन एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस फॉर इशूइंग अ लेटर ऑफ गारंटी, टू टेक इनटू अकाउंट एनीथिंग दैट विल रिफ्लेक्ट द एक्चुअल सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन प्रोवाइडिंग अ कवर फॉर द ट्रांजेक्शन। तो आपको ये इजाजत है कि आप एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने में या उसको एस्टिमेट करने में आप किसी भी चीज को अकाउंट फॉर करें या उसको मद्देनजर रखें जो कि आपको कवर प्रोवाइड करने के सिलसिले में आपको दी गई है। मतलब ये थोड़ी सी इबारत गुंजलक है, लेकिन मतलब इसका ये है कि जिन सूरतों में आपको गारंटी के इजरा के लिए सिक्योरिटी या मार्जिन दी हो, वहां पर गारंटी के अखराजात मुतय्यन करने में उस सिक्योरिटी की अदायगी के लिए पेश की जाने वाली हकीकी खदमात को मलहूज खातिर रखना जायज है। ये मैंने उर्दू से भी पढ़ा है इसको। तो ये कह रहे हैं कि जहां पर आपने मार्जिन लिया है तो उस मार्जिन को मलहूज खातिर रखकर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मुतय्यन कर सकते हैं। मतलब ये कि इसमें अगर हम इसको अपनी समझने के लिए बदले कि अगर सिर्फ उसने 50% मार्जिन दिया है 10 लाख के अगेंस्ट, तो मतलब बैंक के पास राइट है कि वो कंसिडर करे कि मैं उसको उसकी जो कवर के अगेंस्ट या कवर को वैल्यू देते हुए उसके साथ जो एक्चुअल जो समझने के एक्सपेंसेस या कहीं जो भी होगी उसको हम कम या ज़्यादा या माफ़ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके कवर को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, आप उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में उसको मुतय्यन कर सकते हैं इस कवर के मुताबिक। यानी कवर अगर आपके पास 30% है, तो आप चाहें तो 70% के हिसाब से कैलकुलेट करें, चाहे वो 100% के हिसाब से कैलकुलेट करें, या अगर कवर लेने में और देने में आपको इजाफी अखराजात पड़ रहे हो, तो आप उसको भी अकाउंट फॉर कर सकते हैं, उसको भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इन शॉर्ट ये तो खैर इबारत बड़ी गुंजलक सी इन्होंने बनाई है। नॉर्मली बैंक्स में जो होता है डिबेट इस पर की जाती है कि लेटर ऑफ गारंटी कन्वेंशनल में चूंकि ये परसेंटेज के हिसाब से होती है, अगर आप देखें ना कन्वेंशनल में जब भी एलजी इशू होगी तो वो उस लेटर ऑफ गारंटी का एक परसेंटेज मुतय्यन होता है। अगर आप उनकी लेट क्या कहते हैं एसओसी, शेड्यूल ऑफ चार्जेस खोल के देखें तो उसमें उमूमन परसेंटेज में बात होती है, लेकिन इस्लामिक जी बिल्कुल बैंकिंग ऐसे में ही है। जब जैसे ही भी परसेंटेज लेटर भी ऑफ और रेंज गारंटी, भी, दोनों चीजें उसमें काउंट होती थी ना, रेंज और परसेंटेज दोनों आ बिल्कुल जाती हैं। बिल्कुल दोनों आती हैं नॉर्मली, ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जब इस्लामिक बैंकिंग की आप एसओसी देखेंगे ना तो उसमें परसेंटेज मुतय्यन नहीं होता, उसमें स्लैब्स बने होते हैं। जी स्लैब्स उसमें बने ये थे होता बिल्कुल। है कि जैसे 1 मिलियन, जीरो से लेकर 1 मिलियन तक ये अखराजात की मद में आपसे वसूल किए जाएंगे, 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक ये अखराजात वसूल किए जाएंगे, 2 से 10 मिलियन तक, मतलब एक
समझ लेंगे स्लैब्स बने होते हैं, वो स्लैब्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इसको उस तनाजुर में देखें आप। अब ये भी देखें, बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। ये जो आपने स्लैब्स बनाए हैं, क्या ये हकीकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को डिनोट करते हैं, क्या उसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये बड़ा बहुत ही एक सब्जेक्टिव मामला है, इस पे भी जिस बहुत पर बड़ी कोई बहस है सोल्यूशन वैसे। नहीं नहीं, इस पे भी है। बहस जी है हाँ, एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल जो है ना वो वो अमाउंट निकालना बड़ा मुश्किल काम है कि एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप उसकी। बिल्कुल बहुत ही मुश्किल काम है। सही कह रहे हैं। और फिर बैंक ने ऑब्वियसली कमाने का कोई जरिया तो बैंक ने हाथ से जाने नहीं देना, तो अच्छा। कुछ भी वो एक्सपेंसेस में शामिल करके ले लेते हैं। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डिबेट है पूरी इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री में। एक चैलेंजिंग मामला है। एक तरफ शरीयत आपको रोकती है कि आपने इसके एवज कोई वो लेना नहीं है, कोई रेमुनरेशन नहीं लेनी। दूसरी तरफ आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की मद में तकरीबन कम उबेश, अगर आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स की बात करें ना, तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स बैंक्स के साथ वैसे ही निगोशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें एचबीएल ये दे रहा है, हमें फला कन्वेंशनल बैंक ये दे रहा है, आप बताएं हमें क्या देंगे। तो यहाँ पर तो चूंकि ज्यादा रिलीजियस फैक्टर्स उमूमन कॉर्पोरेट लेवल पर सिवाय इक्का दुक्का केसेस के होते नहीं है, तो बाकायदा निगोशिएट किया जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, इसका कोई सोल्यूशन अभी तक आ नहीं सका। चले आगे चलते हैं 6/1/3 पे। इट इज नॉट परमिटेड फॉर द इंस्टीट्यूशन टू इशू अ लेटर ऑफ गारंटी इन फेवर ऑफ एन एप्लीकेंट हु विल यूज इट टू एक्वायर एन इंटरेस्ट बेस्ड लोन और टू कंक्लूड अ प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। ये बड़ा क्लियर है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप तो अगर इस पर गौर करें तो बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि इंस्टीट्यूशन के लिए इजाजत नहीं है कि वो एलजी किसी सूदी मामले में वो एलजी इशू करे। कोई सूद का मामला हो रहा है और आप उसकी गारंटी दे रहे हैं, तो इसकी इजाजत नहीं है। चाहे वो सूद का मामला हो या कोई भी शरिया नॉन कंप्लाइंट मामला हो, आपको दोनों सूरतों में एलजी देने की इजाजत नहीं है। 6/2 पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। इस पर हमने ज्यादा बात नहीं की थी। हमने कल कहा था कि ये इसको शरिया स्टैंडर्ड नंबर 14 कवर करता है। तो इंशाल्लाह जब हम शरिया स्टैंडर्ड नंबर 14 हम जब करेंगे तो उसमें हम काका तफसील से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको वैसे पढ़ लीजिएगा, अगर इस इबारत में कोई इशू है तो आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। इसके इसको हम बाद में इंशाल्लाह तफसील से देख लेंगे। फिर हम अगले आते हैं उस पर, वो यूज ऑफ चेक्स और प्रोमिसरी नोट। कर लो चेक्स कर रहे हो चेक्स और यार। प्रोमिसरी, काइंडली वो आप अपना स्पीकर बंद कर दें, कौन सा है? अच्छा, चेक्स चेक्स की बात कर रहे थे। तो नॉर्मली ये ऐसा भी होता है, देखें हमने बात की थी, ये जो गारंटी का स्टैंडर्ड है ये हर उस चीज को कवर करता है जहां पर लोन को या डेट को सिक्योर करने की बात है। तो इसमें पर्सनल गारंटी भी है, हर वो चीज शामिल है जो कि आपके डेट को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो डेट को सिक्योर करने के लिए एक सूरत ये भी राइट है कि आप उनसे, जो भी आपसे लोन ले रहा है या जो भी आपका जो डेटर है, उससे आप कहते हैं कि तुम पोस्ट इसमें मुझे चेक्स फ्यूचर की डेट के जो चेक्स है वो इशू, मतलब लिख के दो। समटाइम्स ब्लैंक चेक भी लिया जाता है। मैंने खुद एक दफा स्टूडेंट लोन लिया था, तो उस वक्त भी मुझसे लोन देते हुए चेक्स जो इंस्टॉलमेंट पे मैं मुझे पे करना था, वो चेक्स मुझसे पहले ही ले लिए गए। तो ये उमूमन राइज है, ये भी सूरत राइज है। चेक्स लिया जाता है, और चेक्स लेने की बड़ी वजह ये होती है कि चेक्स अगर एक दफा ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस अगर बाउंस हो जाए, आपने किसी को चेक दिया और उस जो आप उस बंदे ने चेक अपने अकाउंट में लॉन्च किया, या आपके आपके बैंक में आया कैश विड्रॉ करने के लिए और पता चला कि इसमें इनसफिशिएंट बैलेंस है, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। हमारा लॉ इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप चेक्स इशू करें जबकि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस हो। तो ये एक समझा जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का की सिक्योरिटी समझी जाती है कि आपसे कहा गया कि आप ये अदा करेंगे मुझे वक्त पर, अगर आपने अदा न किया तो मैं आपके जो चेक जो मैं आपसे ले रहा हूँ मैं अपने अकाउंट में प्रेजेंट करूंगा। अगर आपके अकाउंट में पैसे हुए तो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, अगर आपके अकाउंट में पैसे ना हुए तो फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो चेक्स को भी उमूमन लिया जाता है अपने लोन को सिक्योर बनाने के लिए। और जो दूसरी सूरत इन्होंने बताई प्रोमिसरी नोट की, ये भी कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोमिसरी नोट एक वादा होता है डेटर की तरफ से कि वो मुकर्ररा वक्त पर अदा करेगा, या ऑन डिमांड क्रेडिटर जब डिमांड करेगा तो वो उसको अदा करेगा।
तो ये सूरतें राइज हैं, इसके बारे में इन्होंने थोड़ी सी बात की है कि देयर इज नो शरी ऑब्जेक्शन टू ऑब्टेनिंग चेक्स और प्रॉमिसरी नोट्स फ्रॉम द डेटर। इसकी इजाजत है शरी लिहाज से, अनलेस नॉट अलाउड बाय द लॉ। अगर कानून में इसकी इजाजत ना हो तो फिर शरीयत भी उसकी इजाजत नहीं देती। शरीयत यहाँ पर बहुत सारे उमूर में कानून पर डिपेंड कर रही होती है, खासतौर लोकल पर लॉज की वो बात हो मामला। रही है, लोकल लॉज की बात जी हो रही है। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में, पाकिस्तान में तो खैर अलाउ किया जाता है, पाकिस्तान में प्रॉमिसरी नोट भी साइन होते हैं और चेक्स भी लिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि मे बी कुछ कंट्रीज में इसकी इजाजत ना हो। तो अगर आपका लॉ इसकी इजाजत नहीं देता तो शरीयत भी वहां पर आपको इजाजत नहीं देगी, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स में शरीयत कानून के ताबे, और बहुत सारे मैटर्स में कानून शरीयत के ताबे। बहरहाल ये बहुत डिटेल्ड बहस है। लेकिन जहां पर लॉ इजाजत ना दे कुछ चीजों में, जहां पर शरीयत ने खुद आपको कोई गाइडलाइंस नहीं दी, अब चेक लेने हैं नहीं लेने हैं ये तो शरीयत में आपको कहीं से नहीं मिलेगा, ना प्रोमिसरी नोट लेने या ना लेने का जिक्र आपको मिलेगा। ये चूंकि जदीद सूरतें हैं, इसलिए आपको टैक्स में जो हमारे सेक्रेट टैक्स है या जो हमारे मुतून है उसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन चूंकि ये लॉ में इन चीज़ों की इजाज़त है, और इसका जो एक्चुअली ये यूँ समझ लें कि मार्केट में इस पर अमल किया जाता है और मार्केट में ये राइज है, इसलिए शरीयत भी इसकी इजाज़त दी, अनटिल अनलेस जब तक शरीयत में किसी चीज़ की ममानियत। ठीक है। एज अ मीन टू फोर्स द डेटर टू मेक टाइमली पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन कैश, whereby if the debtor pays on time such checks or promissory notes shall be returned to him। कि अगर डेटर ने टाइम पे पे कर दिया तो ये जो चेक्स है और प्रोमिसरी नोट है ये क्लाइंट को वापस कर दिया जाएगा। एंड इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट दे मे बी प्रोड्यूस फॉर रिकवरी। और अगर वो डिफॉल्ट करे और पेमेंट ना करे तब इसको रिकवरी के लिए अपने अकाउंट में, उसको आप रिकवरी के लिए प्रोसेस करेंगे। अगर चेक उसने दिया है तो आप अपने अकाउंट में डालेंगे, और प्रोमिसरी नोट आपको दिया है तो फिर आप उसके लिए जो लीगल एक्शन जो आपको लेने हैं वो आप तब लेंगे जब वो डिफॉल्ट करे। द पार्टी प्रोवाइडिंग दीज चेक्स और promissory नोट्स एज सिक्योरिटी इज entitled टू obtain an undertaking from the institution that they will be। अच्छा देखें, तो आप ये चेक्स ले तो लेते हैं, समटाइम्स ये होता है कि ब्लैंक चेक ले लेते हैं। अब ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो क्रेडिटर है वो डेटर के अकाउंट से ज्यादा काट ले, क्योंकि ये है बिल्कुल ब्लैंक चेक है, इस पर कोई रकम लिखी हुई नहीं है, वो अपनी मर्जी से ज्यादा रकम उस पर काट दे। या प्रोमिसरी नोट चूंकि थोड़ा सा एक अपर साइड पे करके उमूमन साइन किया जाता है बैंक्स में नॉर्मली, अगर 1 लाख का है तो 1,25,000 का प्रोमिसरी नोट उमूमन साइन किया जाता है। उसकी वजह ये थी कि 1 लाख पर समटाइम्स मार्कअप वगैरह ये चीजें आती हैं, अदर चार्जेस आते हैं, तो बैंक के पास ये राइट होके वो 1 लाख से ज्यादा भी क्लेम कर सके, तो इसलिए ज्यादा की वो प्रोमिसरी नोट लिया जाता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर डेटर को ये डाउट है कि जो क्रेडिटर को मैं ब्लैंक चेक दे रहा हूँ या मैं ये प्रोमिसरी नोट ले रहा हूँ दे रहा हूँ, तो वहां पर मुझे ये डाउट है कि वो हो सकता है कि मेरे अकाउंट से डेट से ज्यादा काटे, तो उस सूरत में डेटर को इजाजत है कि वो इंस्टीट्यूशन से अंडरटेकिंग मांगे, बैंक से एक अंडरटेकिंग मांगे कि आप इसको सिर्फ डेट ड्यू डेट्स, जो डेट्स वाजिबुल अदा होंगे, सिर्फ उन्हीं की पेमेंट के लिए आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब इससे इजाफी रकम आप उससे नहीं काटेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। चले यस। आगे चलते हैं। आगे है Yeah. इंश्योरेंस फॉर डाउटफुल और बैड डेट्स। डाउटफुल डेट्स वो डेट्स होते हैं जो जिनकी रिकवरी होना या ना होना डाउटफुल है, मतलब कंफर्म नहीं है कि ये देगा या नहीं देगा। और बैड डेट्स वो होते हैं जिनके बारे में आपको यकीन हो गया कि ये अब ये पेमेंट नहीं करेंगे, इसको आप अकाउंटिंग एंट्री करते हैं और आप अपने बुक्स में नोट करते हैं कि ये मजीद आप मायूस हो चुके हैं और बैड डेट में आपने इसको डाल दिया। तो ओवन ये भी होता है कि डाउटफुल या बैड डेट्स की जो सिक्योरिटी के तौर पे आप इंश्योरेंस कवरेज लेते हैं। आप कहते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके इन बैड डेट्स को या डाउटफुल डेट्स को इंश्योर करेगी। अब इंश्योर करेगी का मतलब ये कि आपके जो बैड डेट्स हो गए, जो आपके डेट्स रिसीव ना हो पाए, जिनमें आप कोशिश की लेकिन रिसीव नहीं हुआ, बैड डेट्स में चले गए, तो वहां पर आप इंश्योरेंस कवरेज ले सकते हैं। वहां पर वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इस बात के की जामीन होती है कि आपको वो नुकसान पूरा करे, आप उसका प्रीमियम अदा करते हैं और एक कवरेज लेते हैं। तो ये भी जाहिर है आपके डेट को सिक्योर करने के लिए ही कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गारंटी में फॉल करता है।
उस गारंटी में जिसका जिक्र मतलब इस पूरे स्टैंडर्ड में किया गया है। तो ये लिख रहे हैं कि अगर आप इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहें तो आप इस्लामिक इंश्योरेंस कवरेज लें। ऑब्वियस सी बात है कि आप इस्लामिक बैंकिंग में जब भी कोई इंश्योरेंस कवरेज लेंगे तो वो इस्लामिक इंश्योरेंस या हमारे यहाँ जिसको तकाफुल कहा जाता है वो आप लेंगे। चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीजिंग कैश डिपॉजिट। इस पर हमने आखिरी लम्हात में बात की थी, काफी हद तक बात कर ली थी, लेकिन एक दफा फिर इनको दोहरा लेते हैं। इन ऑर्डर टू सिक्योर द फ्यूचर पेमेंट ऑफ डेट्स ऑन अ सिंगल पेमेंट और एन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू स्टिपुलेट दैट इट इज इंटाइटल्ड टू फ्रीज द कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये 6/5/1 किसके बारे में बात की जा रही है? ये सेविंग अकाउंट के बारे में बात हो रही है, करंट अकाउंट के बारे में बात हो रही है? नहीं, सेविंग सर अकाउंट बता रहा हूँ। सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी सेविंग इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अकाउंट तो सेविंग अकाउंट होता है ना, आपका मुदारबा अकाउंट, मुजारबा अकाउंट। सही, बिल्कुल सही। सब लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो पहली क्लॉज है ये सेविंग अकाउंट के बारे में बात की जा रही है। तो सेविंग अकाउंट में ये DTR कह रहे सही हैं है। कि आप अपने उसको इंस्टॉलमेंट को सिक्योर बनाने के लिए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात डाल सकते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज किया जाएगा अगर आपने पेमेंट नहीं की। आपको बैंक को ये राइट है कि वो चाहे तो उसके अकाउंट को फ्रीज कर दे। अब फ्रीज करने की भी इजाजत दी गई है, और टू रिवोक द हिज राइट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम सच एन अकाउंट इंटायरली, या अकाउंट को कंप्लीटली फ्रीज किया जाए। फ्रीज करने से मुराद ये कि अकाउंट में कुछ ना डेबिट हो सकता है ना क्रेडिट हो सकता है, अकाउंट में ना आ सकता है ना जा सकता है। या तो फ्रीज करेगा या फिर उस पर डेबिट ब्लॉक लगाएगा। डेबिट ब्लॉक लगाने से मतलब ये है कि कस्टमर अब विड्रॉ नहीं कर सकता। पैसे आ सकते हैं उस अकाउंट में लेकिन उससे विड्रॉ नहीं कर सकता। इसको बैंकिंग की टर्म में डेबिट ब्लॉक लगाना कहता है। बहुत सारे अकाउंट्स में जब इस तरह की कैफियत होती है तो डेबिट ब्लॉक लगाया जाता है। और टू ब्लॉक एन अमाउंट इन द अकाउंट इक्विवेलेंट टू द डेट। तीन सूरतों की इजाजत दे रहा है, या तो आप अकाउंट को फ्रीज करें मुकम्मल तौर पर, या आप उसमें डेबिट ब्लॉक लगाएं ताकि वो उससे विड्रॉ ना कर सके, या ये कि आप उसमें जो डेट की अमाउंट है उतने से आप अमाउंट को आप ब्लॉक लगा दें। अकाउंट में ब्लॉक भी लग जाता है कि ये उतना तो पड़ा ही रहेगा, वो कस्टमर निकाल ही नहीं सकता। उसके अलावा वो निकाल सकता है लेकिन जो अमाउंट उसके ऊपर वाजिबुल अदा है वो उस पर डेबिट ब्लॉक लग जाएगा। जी, ये प्रैक्टिस इसको कहते हैं लियन में लियन मार्क। लियन मार्क भी कह लें, डेबिट ब्लॉक भी लगता है, लेकिन वो एक रेंज हम फिक्स कर देते हैं कि इस अमाउंट, अमाउंट वो। सर्टेन अमाउंट को ब्लॉक करेंगे तो वो लियन मार्क कहलाएगा ना, जी हाँ, बाकी वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। जी हाँ, ऐसा ही जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लियन मार्क करते हैं तो फिर वो ब्लॉक ही हो लेकिन जाता है एक यहाँ तरह अभी से। हम जो लेकिन आई बात थिंक, करें, ये सारी कंडीशंस बात करें सिर्फ मुजारबा अकाउंट पे, ये सारी कंडीशन जी मुजारबा मुजारिबा, अकाउंट के सिर्फ मुजारिबा अकाउंट की बात करें। सही अच्छा, है। एक फर्क है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए, एक होता है अकाउंट को ब्लॉक करना, अमाउंट को ब्लॉक करना, एक होता है लियन मार्क करना। लियन मार्क नहीं करने से सर, वो पूरी की पूरी अमाउंट लियन मार्क हो जाती है। नहीं सर, वो लियन जो है वो एक सर्टेन अमाउंट। नहीं नहीं सर्टेन अमाउंट से नहीं, उसे, लियन मार्क करने से ये होता है कि हम स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। वो बाकी उसके स्पेसिफिक अकाउंट में अमाउंट। जो भी पैसा होगा वो डेबिट क्रेडिट कर सकता है। ओके, तो फिर इस सेंस में तो फिर लियन और ब्लॉक करना तो हम माना हो, तो ये इसमें ऑलमोस्ट डिफरेंस एक ही नहीं। बात है, एक ही बात है। ब्लॉक ब्लॉक में पूरा पूरा डेबिट ब्लॉक हो जाता है, लेट्स से। नॉर्मली उससे डेबिट ब्लॉक लियन जो जो है होता है वो वो। पूरा ब्लॉक नहीं होगा, एक सर्टेन अमाउंट हाँ, का। ब्लॉक में ये होगा जितना भी अमाउंट होगा वो ब्लॉक हो जाएगा और वो डेबिट ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। और लियन में ये होगा कि अगर 5 लाख रुपए पड़े और हमें 2 लाख अगर ब्लॉक करना है तो 2 लाख को हमने लियन मार्क कर दिया, बाकी 3 लाख रुपए पड़े होंगे वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, डेबिट कर सकता है। नहीं, फर्क क्या हुआ दोनों में, क्या फर्क हुआ? सर, ब्लॉक में पूरा अकाउंट सर ब्लॉक हो इसमें जाता है, डिफरेंस डेबिट है ब्लॉक हो कि जाएगा। लेकिन लियन में 100% अमाउंट ब्लॉक करने की लिखने जरूरत में नहीं होती, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर सकते हैं कि 1 लाख 2 लाख। सर्टेन अगर अमाउंट के ऊपर ही बात हो रही है ना यानी कि। ब्लॉक में भी ये सर्टेन अमाउंट में ब्लॉक कर थर्ड सकते हैं। कंडीशन में बात हो लियन रही है, एक लियन में सेपरेट और अकाउंट सर्टेन में में पार्क ब्लॉक। करते हैं। जी, जी खुरम। सर नॉर्मली लियन को ना किसी सेपरेट अकाउंट में जाके पार्क कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा लियन नहीं उसके है, ऐसा अकाउंट में नहीं है, लगता है, सेविंग ऐसा या नहीं करंट के अंदर भी है, होता है, ऐसा इवन नहीं है। टीडीआर में भी होता है। हाँ, चले, लियन ऐसे होता है नूर कि आप कुछ देखिए कह रही थी, नूर कुछ कहना एक चाह रही थी। थर्ड लियन मार्क में ये होता है कि कैश कस्टमर के अकाउंट में रखा हुआ है, 10 मिलियन रखा हुआ है, फिर उसको कोई सिक्योरिटी
सिक्योरिटी, जैसे आपने बताया, डेट को सिक्योर करने के लिए हम सिक्योरिटी उससे मांगते हैं। तो उस 10 मिलियन में से हमें जो भी हमने उसको एलजी या जो भी इशू किया हुआ है उसका अमाउंट बनता है 1 मिलियन। तो वो 1 मिलियन हम लियन मार्क कर देंगे, बाकी के जो रिमेनिंग होगा अमाउंट वो डेबिट और क्रेडिट दोनों कर सकता है, एक्सेप्ट वो जो हमने बिल्कुल सही। स्पेसिफिक लियन मार्क किया है। लियन तो इसमें और डेबिट ब्लॉक ब्लॉक में में, क्या फर्क हुआ? सर तो डेबिट सब में ब्लॉक तो ब्लॉक पूरे 10 मिलियन ब्लॉक होंगे। डेबिट अब ब्लॉक वो में उसी तो उसकी अमाउंट की बात हो रही है ना, जितने अमाउंट पे नहीं नहीं, दो अलग अलग ब्लॉक। बात, दो अलग हो रही है। ब्लॉक हमेशा 100% अकाउंट होता है और लियन एक उस 100% से कम हो सर्टेन सकता अमाउंट, सर्टेन चले अमाउंट चले हो इसका सकता है। इसका फिर एक सोल्यूशन ये कर लेते हैं कि आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, कल आप सब देख के आए, कहीं से मालूम करें या कोई आपको बुक मिल जाए है। नहीं जहाँ नहीं पर सर, ब्लॉक और ये लियन चीज तो फर्क पता है, मालूम। ये क्लियर है ये बात, इसीलिए वो इतना मैं कॉन्फिडेंट बता रहे हैं। ये इसी मैं तरह कर से ही रहा हूँ, होता ये है। मेरे पास, ये मैं कर रहा हूँ, ये चीज डिफरेंसेस है ऑफ ओपिनियन प्रैक्टिस यहाँ में। पर आ रहे हैं ना, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इसको जरा कंफर्म कर लें। लेकिन बहरहाल इसमें जो सर स्टैंडर्ड में ब्लॉक और लियन को एक ही मानों में लिया गया है, मतलब वो जो जिसको हम ब्लॉक कह रहे हैं ना, जिसको हम लियन मार्क कह रहे हैं, उसको इन्होंने ब्लॉक लिखा है कि अच्छा, अकाउंट में अगर एक ब्लॉक सर्टेन देखो, अमाउंट ब्लॉक इन्होंने हो तीन जाए। चीजें। इन्होंने सर, अगर इन्होंने जवाब सर, क्लैरिटी, अगर जवाब इन्होंने तीन बातें जवाब की सर हैं। तीन। पहली बात में तो इन्होंने पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, दूसरी बात में डेबिट ब्लॉक करने का कहा, और बिल्कुल तीसरे बिल्कुल। में फिर कहा कि एक सर्टेन अमाउंट आप जी ब्लॉक ब्लॉक करने, कर सिर्फ सकते गारंटी के अमाउंट तक, दैट इज क्लियर। जो सेकंड बात हो रही है वो ब्लॉक है। तो ये बिल्कुल दो सही है। मैं आपको डिफरेंट ये बातें। चीज, मैं हैं। आप जी एक बात आबिद करो, साहब मैं आप आपको बोले। ये चीज, हाँ मैं ये चीज क्लियर कर दूं। आप फ्रीज को जो कर रहे थे ना, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ये जी होती है जी। कि फ्रीजिंग के अंदर हमने अकाउंट को फ्रीज कर दिया, ना वो डेबिट कर हम्म, सकता है ना वो क्रेडिट कर सकता है, तो अकाउंट बिल्कुल फ्रीज बिल्कुल, हो इस पे गया। बात हो गई हमारी, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। दोनों चीजें होगी। डेबिट ब्लॉक के अंदर ये हो गया कि जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है उसके अकाउंट में, हमने डेबिट ब्लॉक कर दिया, तो वो अब डेबिट ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता। सिर्फ क्रेडिट हम्म, ट्रांजेक्शन के अकाउंट में हो सकती है, डेबिट नहीं हो सकती। ठीक सही है। है। अच्छा, ठीक है। दूसरा लियन मार्क में ये हो जाएगा कि जो अभी नूर से बात हुई, नूर ने जैसे समझाया ना कि 10 मिलियन अमाउंट पड़ा हुआ है और हमें 1 मिलियन को अगर हमें लियन मार्क करना है, तो हमने 10 मिलियन में से 1 मिलियन हमने लियन मार्क कर दिया। 9 मिलियन उसके अकाउंट में जो पड़ा होगा, वो जितना जितना चाहे वो डेबिट करना चाहे वो डेबिट नहीं वो ट्रांजेक्शन कर सकता सही है है नाइन आबिद, मिलियन में सवाल से। ये नहीं था ना, 9 मिलियन। सवाल ये नहीं था। ये तीन जो चीजें बताई वो तो क्लियर है। सवाल तो इस पैसेज से या इस इबारत से हटके एक सवाल था कि एक होता है अकाउंट को ब्लॉक जी करना, एक होता है अकाउंट को लियन मार्क करना। सवाल ठीक ये है। था कि ब्लॉक करने में और लियन मार्क सर करने एक में मिनट। क्या डिफरेंस। सर यूजुअली सर होता ही है कि एफबीआर करवाता है प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा अकाउंट ब्लॉक। वो करवाता है डेबिट ब्लॉक। वो जितना भी पैसा सही, होता है वो उसको ब्लॉक करवा देता है कि इसके बाद अब मजीद जितना कोई भी डेबिट नहीं बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। सही है, वो 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 डेबिट हंड्रेड ब्लॉक होता परसेंट अमाउंट वो 100% ब्लॉक हो जाता है, और किसी और सिनेरियो में बहुत कम होता है, ये डिसीज में हो जाता है। डिसीज मार्क हुआ अकाउंट तो उस दिन वो एडजुडिकेशन, डेबिट ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन लियन एडजुडिकेशन मार्किंग जो है, वो भी होता लियन मार्किंग नॉर्मली गारंटीज वगैरह और जैसे कैश फाइनेंस वगैरह हो रहा होता है उसके है। अगेंस्ट ये नेशनल में सर सब। हमारे यहाँ अकाउंट में ना ब्लॉक भी लगता है, लियन भी लगता है, दोनों लगता है। जी जी, दोनों होते हैं, तो इसमें लेकिन फर्क क्या दोनों अलग अलग सिनेरियोज में होते हैं। अलग अलग सिनेरियोज में होते हैं। डेबिट ब्लॉक जो है वो है? यूजुअली किसी कोर्ट की के उस पे, या एफबीआर या डेबिट डिसीज ब्लॉक की मार्किंग बात नहीं पे। हो रही ना बाखिर, देखिए डेबिट ब्लॉक तो जी क्लियर जी हो गया ना कि आप उसमें जी जी। विड्रॉ नहीं कर सकते अकाउंट में। हाँ डेबिट जी, क्रेडिट हो सकता है, डेबिट नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ये ही है। बात तो क्लियर हो। लेकिन एक सर्टेन बिल्कुल सर। अमाउंट ब्लॉक कर देना, सर्टेन वो अमाउंट ब्लॉक लियन है। कर देना वो लियन भी हो सकता उसको है। लियन कहते हैं आम लफ्जों में। अच्छा, उतने अमाउंट से ब्लॉक भी हो जाता है, ये जरा देख लीजिएगा। इस पे हम चलें, उससे इस उतने ही पे अमाउंट से ज्यादा ब्लॉक हो डिबेट नहीं जाता है, करते। उतने ही अमाउंट से ब्लॉक हो जाता है, उतने में इवन अगर कोई टी कॉल भी खुला हुआ हो तो वो टी कॉल में भी नहीं जाता। लेट से अगर करंट पे अगर किसी का लियन मार्क हुआ हुआ है तो वो करंट में ही रहेगा। वो उसका उस पर बिल्कुल एसआई भी नहीं चलती। सही, मतलब ये जो तीसरा जो पॉइंट लिखा है कि अकाउंट उतने अमाउंट से ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे यस, मुरा लियन मार्किंग ही है। लियन मार्किंग ही इससे है, मुरा यस। डेबिट ब्लॉक उतने नहीं है। अमाउंट से डेबिट ब्लॉक तो डेबिट ब्लॉक नहीं है, नहीं है। डेबिट सेकंड ब्लॉक पॉइंट हो हंड्रेड गया। परसेंट पे होगा, यस, वो सेकंड पॉइंट है। बिल्कुल ऐसा ही। वो सही। सर्टेन अमाउंट ऐसा है कि सर्टेन अमाउंट हमने ब्लॉक कर दिया, वो फिर वो अमाउंट भाई नहीं निकल सकता जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं आए, जब तक वो अपने सही पैसा है। रिवर्ट अपने पास ना वाले जो भी है सूरत में, वो अमाउंट ब्लॉक रहेगा, सर्टेन अमाउंट। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। Nevertheless, the customer remains entitled to share profit on the whole balance of the investment account after deducting the institution's share for acting as मुदारिब। मतलब ये हुआ कि आपने ब्लॉक तो लगा दिया उसके अकाउंट में, आपने डेबिट ब्लॉक लगा दिया, या ये कि एक सर्टेन अमाउंट पे आपने लियन मार्क कर दिया या ब्लॉक कर दिया, तो वो ये कह रहे हैं कि कस्टमर फिर भी प्रॉफिट का इंटाइटल्ड होगा, क्योंकि ये मुदारबा अकाउंट है। चाहे उसका अकाउंट आपने फ्रीज किया हो, चाहे आपने डेबिट ब्लॉक लगाया हो, चाहे आपने
एक सर्टेन अमाउंट आपने लियन मार्क किया, इन तमाम सूरतों में वो प्रॉफिट लेने का मजाज होगा, आप प्रॉफिट लेने से उसको रोक नहीं सकते। अच्छा, ये लिंक दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा आप, ये खत्म होने वाला है, तो जब भी खत्म आप दोबारा ज्वाइन कर लें। चले अब अभी ज्वाइन कर लेते हैं, तो वैसे भी खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, दोबारा मिलते हैं। ओके।